नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे नानी जी का निधन हो चुका है, इसलिए वीडियो को लगातार कंटिन्यूटी नहीं रख पाया हूँ। तो इसी क्रम में दोस्तों आज आप लोगों के सामने एसएससी एमटीएस 2024 हेतु 5/9/2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आया हूँ। दोस्तों इसमें हम लोग जीके जीएस का व्याख्या करेंगे, साथ में करंट का अपडेशन करके दूंगा, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो रेखीय संवेग का सूत्र पढ़े हैं P बराबर एम भी। एम जहाँ मास का सूत्र होता है केजी और भी का मीटर पर सेकेंड, इसलिए बिल्कुल दूसरा आंसर सही है, केजी मीटर पर सेकेंड। कुछ चीज़ का सूत्र और भी रट लीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाने के काम आता है। बल का सूत्र होता है एम ए, जहाँ एम फॉर मास, ए फॉर एसिलरेशन त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर बल होता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर, जहाँ एम मास है, भी वेलोसिटी है। इसी क्रम में याद रखिएगा डब्लू बराबर एम जी एच, किया गया कार्य बराबर एम जी एच होता है, जहाँ ऊपर की ओर अगर कोई वस्तु फेंका जाए तो एम मास हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, एच ऊंचाई हो गया। ऊपर की ओर फेंका जाए तो जी बराबर स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड, आप लोग माइनस में लीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो कभी कभी 73 मीटर भी लिख के दिया जाता है। अगर इसको फीट में पूछे तो 238 फीट याद रखिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया जा चुका है, इसको याद रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चालू किया गया, जबकि पूरा किसके द्वारा किया गया आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, देखेंगे कितने लोगों का कमेंट आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा किया गया। लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों की नगरी कहा जाता है, जबकि आगरा की बात करें तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। चंडीगढ़ के वास्तुकार बराबर पूछा जाता है तो ली कार्बूजियर के द्वारा इसका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत के 4 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 मुक्केबाजों का नाम सुन लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, जो चीज़ बोलता हूँ लिखने के क्रम में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा फैक्ट भी नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बता दूँ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या धीरे स्लो मोशन करके लिख लें अगर चाहिए तो। 4 मुक्केबाज कौन कौन हैं जो गोल्ड मेडल जीते थे? लवलीना बोरगोहेन, नीतू धनदास, निखत जरीन और स्वीटी बोरा। जिसमें मुक्केबाजी जो संघ है इसका स्थापना IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका प्रमुख बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का प्रमुख लवलीना बोरगोहेन जीते, लवलीना बोरगोहेन, जो कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय मुक्केबाजी संघ का प्रमुख किसे बनाया गया है तो अजय सिंह को याद रखेंगे, अजय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे किया गया, जबकि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का शुरुआत करता जनक माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसे दोस्तों उसका है पूर्वी तट को बोलते हैं क्वींसलैंड तट, इसी के किनारे विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। आयरलैंड के संविधान से हमारा नीति निर्देशकता तो लिया गया है। चीन में एक पर्यावरणिक दृष्टिकोण से हुआंगो नदी बहती है जिसे पीली नदी भी कहते हैं, और चीन का शोक भी उसे कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है।
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे संस्थानों का मुख्यालय है दोस्तों, जिसमें याद रखेंगे WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 1995 में गैट के रूप में हुई थी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका रेड क्रॉस, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ICUN जो संकटग्रस्त प्रजाति जीवों का सुरक्षा करने के लिए इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके लिए भी मतलब उसी वहाँ मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R.K. नारायण डैश के लेखक है, तो R.K. नारायण द गाइड के लेखक हैं। R.K. नारायण द गाइड के लेखक हैं। अनटचेबल की अगर बात करें तो अनटचेबल 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक था, अनटचेबल के लेखक मुल्क राज आनंद थे, मुल्क राज आनंद। जबकि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसका थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। और गबन गोदान ये सब तो जान ही रहे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो वह भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। जबकि मुक्केबाजी से संबंधित है MC मैरी कॉम। डिस्कस थ्रो के हमारे फेमस खिलाड़ी सीमा पुनिया जी हैं। जबकि भाला फेंकने से तो हमारे सुपरस्टार नीरज चोपड़ा जी हैं। अच्छा, याद रखेंगे भारोत्तोलन की बात यहाँ आई है तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद जी हैं। जबकि भारतीय भारोत्तोलन का पूछे तो सहदेव यादव जी हैं, सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु पीलिया का सबसे बड़ा स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? जन्म के दूसरे और चौथा के बीच दिखाई देता है जो शिशु यकृत में पीलिया से प्रभावित होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि पीलिया किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो यकृत से संबंधित है। मसूड़ों में सूजन और खून आना, ये विटामिन C की कमी से होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। C के कमी से दंत क्षय, मसूड़ा फूल जाता है। D के कमी से सूखा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। E के कमी से नपुंसकता होती है। आप लोग कमेंट करिएगा, देखेंगे कितना लोग कमेंट करके सही आंसर देते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन K का रासायनिक नाम कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पीलिया के बारे में एडिशनल फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि जब बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने से RBC कोशिका फट जाती है और वही बिलीरुबिन का कलर पीला होता है, वही खून में पूरा मिल जाता है, इसलिए चेहरा पूरा पीला दिखता है। तो इसलिए याद रखेंगे इसको एडिशनल फैक्ट के तौर पर। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों ये कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं। इनका नाम है गुलाबो सपेरा, क्योंकि इसमें सांप की भांति नृत्य होता है। कालबेलिया को 2010 से यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। भारत में अब तक 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में नामित है, जिसमें भी हाल फिलहाल में बंगाल का दुर्गा पूजा को किया गया है शामिल। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें डांडिया गुजरात में खेला जाता है, टिप्पणी भी गुजरात में खेला जाता है, जबकि भवाई और कालबेलिया राजस्थान का है। इसको याद रखेंगे। इसको याद, डांडिया गुजरात में, टिप्पणी गुजरात में और भवाई कालबेलिया राजस्थान में। जबकि नया शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में 8 है। इसमें नया असम का सतारिया नृत्य हुआ। जबकि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या भारत में 6 है। शास्त्रीय उसे कहते हैं जो शास्त्र पर आधारित हो, नृत्य रहे चाहे लैंग्वेज रहे। अशास्त्रीय नृत्य भारत में नया जो है उड़ीसा का ओडिया डांस है। जबकि भाषा की बात करें तो नृत्य में असम का सतारिया है दोस्तों, जबकि भाषा की बात करें तो उड़िया भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मीन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर का आत्मकथा मीन कैंप है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करें तो इन्होंने एक सूत्र फेमस दिया था, E = mc²। ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। जबकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। बहुत सारे दोस्त लोग E = mc² मार देते हैं एग्जाम में, जो कि गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए 1921 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी हैं। तो दोस्तों नृत्य से संबंधित रट के ही जाइएगा, ये क्वेश्चन हर एक सेट में नृत्य का रहता है, 1-2 क्वेश्चन, इसलिए नृत्य वाला तो रट के ही जाइएगा। जितने भी हीरोइन हैं सभी भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम से प्रशिक्षित हैं, क्योंकि जितने हीरोइनी सब इसी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जबकि मोहिनी अट्टम केरल का है। कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसके पुरोधा पंडित बिरजू महाराज हैं। उत्तर प्रदेश में भी याद रखिएगा कि यूपी में मनाया जाता है। ओडिसी उड़ीसा का है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उस समय बंगाल के उपराज्यपाल, याद रखेंगे कि सर एंड्रयू फ्रेजर याद रखेंगे, लास्ट नाम पक्का याद रखें, पूरा याद नाम रहे चाहे नहीं, फ्रेजर साहब थे। ऐसा कहा जाता है कि फ्रेजर के ही दिमाग का उपज था बंगाल विभाजन, उन्होंने ही इसको सुझाया था कर्जन को। और विभाजन तो 1905 में हुआ, जो 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गया, 16 अक्टूबर 1905 से। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी में किया गया था। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार हुआ था। उसी में 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया, जबकि 2012 से भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। 1912 से दोस्तों 1911 में घोषित किया गया भारत की राजधानी दिल्ली होगी, जबकि 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। बोलने में थोड़ा इधर हो जाता है दोस्तों, फिर सुधार देता हूँ। अच्छा, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 1906 किससे संबंधित? एक फेमस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 12 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। बाद में इसी को चेंज करके उप अनुच्छेद और उप अनुसूची वगैरह ये सब लगा के बढ़ा दिया जाता है। तो भाग मोटा मोटी 22 हो गया बढ़ा के, ये भी लगभग 500 के करीब हो गया है। अब 12 अनुसूची है, इसलिए ये सबको एक्स्ट्रा याद नहीं रखिएगा, मेन यही है, ये उप करके जोड़ा गया, उसका अंग जोड़ा गया है। तो 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में बहुत सारे चीज़ पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। जबकि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र बिहार का एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, उसका नाम कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कौन है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो पंजाब राज्य मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी से संबंधित है, क्योंकि जब 1967-68 में भारत में हरित क्रांति आई थी, उस समय इसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली थी। अगर पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति में सब खाद्यान्न में तो वृद्धि दिखा ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न पर प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का? तो गेहूँ पर याद रखिएगा, गेहूँ फसल पर, उसके बाद चावल पर। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? देखते हैं, नृत्य से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए नृत्य करके ही जाएं एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। असम, इसमें खाली शॉर्ट में बताते हैं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। असम में बिहू किया जाता है। बिहार का झिझिया, कजरी, पाइका, जो पाइका बराबर पूछता है कहाँ का है बिहार का। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कर्मा, राउत, सबसे फेमस है पंडवानी, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अरुणाचल प्रदेश का तो बुइया, चलो, पासी, ये सब वहाँ का अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, भारत में डाक व्यवहार के मार्ग 6 हैं, जिसमें 3 राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल और बिजनेस चैनल हैं, जबकि मासिक चैनल नाम का कोई डाक व्यवहार का मार्ग नहीं है। 3 तो पढ़ चुके हम लोग, 1, 2 और 4 वाला। 5वां पढ़िए ग्रीन चैनल, याद रखेंगे ग्रीन चैनल। बल्क मेल चैनल, बल्क मेल चैनल। और 6ठा पीरियाडिक चैनल, पीरियाडिक चैनल। यही 6 है। अच्छा, भारत में डाक क्षेत्र को कितने क्षेत्र जोन में बांटा गया? तो 9 क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें 1 भारतीय सेना का है, बल्कि जबकि 8 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अच्छा, याद रखेंगे कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? किस गवर्नर के शासनकाल में? उसी के शासनकाल में भारतीय रेलवे का भी संचालन हुआ 16 अप्रैल 1853 को। और उस गवर्नर का शासनकाल भी लिख देता हूँ, 1848 से 1856 तक उसका कार्यकाल था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रेलवे लाइन और डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया, किस गवर्नर के शासनकाल में? निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 में सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा नहीं, बल्कि हो चुका है। कर्नाटक के बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हो चुका है दोस्तों ये पूरा। इसमें याद रखेंगे मेन विजेता कौन है? तो विजेता इंडिया हमारा है। और उप विजेता कौन है? तो कुवैत को हरा के अप्रत्याशित दर्ज जीत हासिल किया, कुवैत को हरा के। तो बराबर कभी कभी उप विजेता भी पूछता है। तो याद रखेंगे ट्रिक के तौर पर कि सैफ अली खान कहाँ का है, किस देश का हीरो है? तो भारत का। तो सैफ भारत ने जीता। सैफ के स्थापना साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1993 में सार्क गोल्ड कप के रूप में स्थापना हुआ था। इसी को अभी हम सैफ पहले इसको क्या नाम दिया गया था? सार्क गोल्ड कप। अभी न्यू नाम इसका सैफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन के लिए को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। सबसे ज़्यादा कौन भारतीय ऐसा है जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तब तक 6 बार पंडित रविशंकर को मिला है। पंडित रविशंकर क्या चीज़ से है दोस्तों? सितार से संबंधित है। बहुत बार पूछ लेता है कि शहनाई से संबंधित कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान है। तो सितार से ये पंडित रविशंकर, सरोद से अजमत अली, और तबला से अल्लाह रखा, ऐसे करके। तो इसको याद रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1859 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो है एल्बम ऑफ द ईयर, याद रखेंगे, मिडनाइट को मिला। उसका नाम क्या है? एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिडनाइट को मिला है। इसके लिए किसको मिला है मिडनाइट के लिए? तो टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी गायक है टेलर स्विफ्ट। जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है? जो कि हर एक सेट में मैं बार बार कराता हूँ इसलिए लिखता हूँ नहीं, व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए बिली इलिश को मिला है। जबकि वैश्विक संगीत एल्बम अवार्ड, इसको एकदम कान खोल के रट लीजिएगा, वैश्विक संगीत एल्बम अवार्ड हमारे भारत के इस बार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का एक बैंड है, फ्यूजन बैंड, उसका नाम है शक्ति, उसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बहुत सारे पिछला सेट में भी करा चुका हूँ, इसलिए इसको याद रखेंगे। ये पुराना भी पूछेगा भी नहीं, 2020 का ही है। 6 राज्य के लिए चयन किया गया है गरीब रोजगार अभियान के लिए, इसको याद रखेंगे दोस्तों।
और बाकी बहुत सारे अभियानों का मैं पिछले सेट में भी कराते रहता हूँ, बीच बीच में एक एक सेट छोड़ के। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किराना घराना से था, जबकि बनारस घराना से प्रसिद्ध तबला वादक समता प्रसाद का संबंध है। समता प्रसाद का संबंध है। और अभी याद रखें ग्वालियर घराना से संबंध किसका है? तो बहुत महान गायक थे तानसेन, उनका संबंध है इससे। लखनऊ घराना से पंडित बिरजू महाराज, जो कथक नृत्य के पुरोधा हैं। इनमें से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का, गैर ऋण मतलब बिना ऋण लिए पूंजी प्राप्ति का उदाहरण क्या है? तो बिना ऋण लिए सरकारी स्वामित्व वाली सरकार का भूमि के बिक्री, बिना ऋण लिए हुए पूंजी इसी से तो प्राप्त होगा। सरकार अपने ज़मीन को बेच देगा तो किसी से ऋण लेना नहीं पड़ेगा, उसको पूंजी भी आ जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान से अगर ऋण लेगा तो ऋण वाला हो गया। और सरकारी बंध पत्र पर ब्याज का भुगतान किया तो बिना ऋण लिए तो ब्याज भुगतान भी नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप समझिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसलिए बिना ऋण लिए हुए पूंजी प्राप्त कैसे होगा? तो यही है, बिना ऋण लिए हुए पूंजी प्राप्ति। सरकारी स्वामित्व जो है ना, उसका भूमि का बिक्री सरकार कर देगा तो बिना ऋण लिए हुए उसको मिल जाएगा। बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या है? ब्याज क्या है? तो अगर किसी को हम पैसा दिए और अतिरिक्त हमको उस पैसा के बदले मिला जाए, जैसे मान लें हम 100 रुपया किसी को दिए कर्ज और 1 महीना के बाद हमको 105 रुपया दिया, तो 5 रुपया ये क्या हुआ? ब्याज हुआ। तो इसी है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि, उसी को तो ब्याज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से एगो लोकप्रिय मेला लगता है जो कि 1 महीने तक चलता है और नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ क्षेत्र के पास होता है। इसी को सोनपुर मेला कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। राजगीर में भी मेला लगता है दोस्तों। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अर्ध कुंभ समझने से पहले कुंभ समझते हैं। कुंभ मेला हर एक 12 वर्षों पर लगता है। 12 वर्षों पर कहाँ कहाँ लगता है? तो फेमस 4 जगह है, उसके नदी के किनारे लगता है। जैसे प्रयागराज के किसके किनारे है याद रखेंगे? तो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे एक जगह। दूसरा हरिद्वार गंगा नदी के किनारे दूसरा जगह। तीसरा उज्जैन नासिक नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे 3 हुआ। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 जगह 12 वर्षों पर कुंभ मेला लगता है। बाकी अब इसको चौथा को डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये अर्ध कुंभ है। 2 कुंभ के बीच में अगर इन 6 वर्ष पर अगर मेला लगा तो उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। ये 2 जगह लगता है भारत में, प्रयागराज में और हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी है? तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की जरूरत है। जैसे मान ले जाए भारतीय संविधान में भी देखते हैं और उसको यह बिल जो है मनी बिल है कि नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। उसी तरह से राज्य विधानमंडल में भी इसकी स्वीकृति ली जाती है राज्यपाल की, उसके बाद ही विधानसभा में पेश की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष उसको डिसाइड करते हैं। अगर मान लिया जाए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन आते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ऐसे भारत में केवल 6 राज्यों में है विधान सभा और विधान परिषद। 6 राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जहां 2 सदनीय विधानमंडल है, बाकी राज्य में नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 18 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। इसको भी याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए क्या क्या चीज़ किया है? तो 2022 का ही है। इसमें कि पहला हो गया, दूसरा हो गया
और चौथा ये सही है। इसको पढ़ लीजिए आप आराम से, तब तक मैं दूसरा बता देता हूँ। इसको रोक के पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये पूछेगा नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बिजली से संबंधित सुधार के लिए भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च किया। कब किया? तो 25 जुलाई 2015 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या इसके अंतर्गत सभी गांव का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य किया गया। जबकि सभी गांव विद्युतीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए फिर 2 साल के बाद 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लॉन्च किया गया, जिसे सौभाग्य योजना कहते हैं। ये 2017 में लॉन्च किया गया। इसकी जांच के लिए कि सभी घर में बिजली पहुंचा है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए 2017 में ये लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले 15 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लक्ष्य रखा गया सभी गाँव का विद्युतीकरण, और इसका जांच के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जिसको बोलते हैं, कि सब घर में बिजली पहुंचा कि नहीं। अभी हाल फिलहाल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, जो कि 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्योंकि ये लॉन्च किया गया 13 फरवरी 2024 को, क्योंकि इसके तहत गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, और 1 करोड़ घर के छतों पर सोलर पैनल लगाने की बात की गई है। इसमें व्यक्ति को 78,000 रुपया तक के सब्सिडी भी मिलेगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। यहाँ तक अगर आप सुन लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए सेट के साथ।